गुड इवनिंग गाइज। आज हम एनसीईआरटी का लेसन नंबर जो है वो 4 करेंगे, जिसका टाइटल है ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। कुछ बुक्स में लेसन नंबर जो 4 है वो वोल्केनो एंड अर्थक्वेक दिया हुआ है। हमने वो 3rd लेसन में कल कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लेसन करते हैं 4th ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे पहले ये जानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बहुत से भूगोलवेताओं और विद्वानों के द्वारा बताया गया है कि कभी कांट ने बताया, लाप्लास ने बताया है जो हाइपोथेसिस है, जीन्स जेफरे ने बताया है, इन्होंने बताया कि पृथ्वी कैसे बनी। लेकिन ये क्लियर है कि पृथ्वी जो है जब बनी तो बहुत ज़्यादा गर्म थी, वो एक आग का गोला थी। धीरे धीरे पृथ्वी जो है वो ठंडी हुई, तो जो अपर पार्ट था पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो सबसे पहले ठंडा हुआ। उसके नीचे जो थी वो परपट्टी थी, फिर मेंटल और कोर आज भी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए पृथ्वी का सबसे ज़्यादा जो तापमान है वो कोर में पाया जाता है। तो जो पपड़ी बनी है उसके बाद क्या हुआ, कुछ स्थान खड्डे बन गए, कुछ ऊंचे भाग बन गए। तो जो खड्डे बने थे उसके अंदर क्या हुआ, बारिश हुई, फिर बने महासागर। इसका अर्थ है स्थल भाग पहले बना और जलीय भाग बाद में बना, यानी कि महाद्वीप जो इकट्ठा एक ही था, जिसका नाम कहा गया है पेंजिया। यानी कि स्थल भाग पहले था और पेंथालासा जो वैगनर की थ्योरी में बताया गया जलीय भाग, जो पेंजिया के जो चारों तरफ से घेरा हुआ है उसे पेंथालासा कहा गया, वो बाद में बना। तो जल ये पृथ्वी पर कैसे आया, जब वाष्प के रूप में जो पदार्थ ऊपर गया, कंडेंसेशन यानी कि संघनन की क्रिया हुई, तो उससे क्या हुआ, वो वापस बूंद के रूप में, बारिश के रूप में पृथ्वी पर आई, और जो खड्डे थे नीचे स्थान थे उसमें ये भर गया। तो धीरे धीरे क्या हो गया, वो ज़्यादा होता रहा, यही प्रोसेस, और जो महासागरों का निर्माण हो। तो हम पढ़ते हैं पृथ्वी पर जो है आज 7 महाद्वीप है। हम आज की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो है वो एशिया, फिर जो है अफ्रीका, 3rd प्लेस पर है नॉर्थ अमेरिका, 4th प्लेस पर साउथ अमेरिका, 5th पर अंटार्कटिका जो है, 6th पर जो है वो यूरोप, और 7th पर है ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। ये 7 महाद्वीप है जो बड़े से छोटे क्रम के अंदर बताए गए हैं। उसके बाद जो है हम पढ़ते हैं 5 महासागर आज कौन कौन से हैं। सबसे पहले है पैसिफिक, फिर है अटलांटिक, उसके बाद है इंडियन ओशियन, एकमात्र ऐसा ओशियन जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा वो है भारत देश। उसके बाद जो है वो है आर्कटिक ओशियन और साउदर्न ओशियन। साउदर्न ओशियन भी है, साउदर्न ओशियन। तीनों महासागरों के नीचे का जो भाग है वो साउदर्न ओशियन है, और आर्कटिक जो है वो नीचे है। नॉर्थ पोल जो है वहाँ पर, नॉर्थ पोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो आर्कटिक ओशियन है, और साउथ पोल के आसपास का जो एरिया है यहाँ पर अंटार्कटिका जो है वो महाद्वीप है अर्थ पर। तो अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की, कि कॉन्टिनेंट्स कैसे बने। तो इसके बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग विचार है। पृथ्वी पर जो आज जो है 70.8% यानी कि 70.8% जो है वो जलीय भाग है, और 29.2% जो है वो स्थलीय भाग है। इसीलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। और अर्थ का रंग अगर हम ऊपर से देखें तो ज़्यादा जल के कारण इसका रंग नीला दिखाई देता है, इसलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पृथ्वी को नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। तो पृथ्वी के जो महाद्वीप है उनकी उत्पत्ति के बारे में बहुत से विद्वानों के अलग अलग विचार है। सबसे पहले जो हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं वो है 1596 में इब्राहिम ओर्टिलियम नामक विद्वान थे। उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है वो पहले इकट्ठी थी, या 3 महाद्वीप यानी कि एशिया यूरेशिया जो है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, और जो तीसरा महाद्वीप है अफ्रीका, वो एक ही थे, यानी कि पृथ्वी का स्थल भाग एक ही था। लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाए। उसके बाद स्नाइडर जी आए, एफ.बी. टेलर ने भी कंसेप्ट हाइपोथेसिस दिया था, थ्योरी नहीं दी थी। और भी कुछ विद्वान आए थे जिन्होंने ये बताया
कि महाद्वीप जो है वो कैसे थे आरंभ में, लेकिन वो एक थ्योरी के रूप में नहीं बता पाए। थ्योरी के रूप में सबसे पहले बताने वाले थे जो वो थे अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने 1912 के अंदर ये बताया था कि जो है महाद्वीपीय वो है क्या होता है, कैसे महाद्वीपीय प्रवाह होता है, कि महाद्वीप कैसे ये बने हैं आज हम जिनका वर्तमान रूप में देख रहे हैं। ये 1912 वही ईयर है जिस साल टाइटैनिक जो है वो डूब गया था। जिस जहाज को नेवर एवर सिंक माना जाता था, वो नॉट इवन कंप्लीट हिज फर्स्ट वोएज, अपनी पहली यात्रा भी पूरी नहीं कर पाया था। तो 1912 में ये थ्योरी आई थी और 1924 में जो है ये इंग्लिश में प्रकाशित हुई, तब ये विश्व में प्रसिद्ध हुई। उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के कारण ये इतनी प्रसिद्ध नहीं हुई थी। 1924 में इंग्लिश में ट्रांसलेट होने के बाद ये थ्योरी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। तो हम पढ़ते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वो एक प्रमुख जलवायु वेता थे वेगनर जो थे, तो वो पूरी पृथ्वी की जलवायु के बारे में सर्च कर रहे थे। उनको पता चला कि राजस्थान के अंदर हिम पाई गई, अंटार्कटिका में कोयला पाया गया, ये कैसा हो सकता है। उन्होंने दो कारण पाई, या तो जो जलवायु कटिबंध है वो स्थिर रहे और जो स्थान है वो बदलते रहे, या स्थान जो है वो स्थिर रहे और जलवायु बदलती रही। तो दूसरे वाला जो कारण है जलवायु बदलने का कारण, इतने बड़े क्षेत्र पर उन्होंने कहीं कोई एविडेंस नहीं मिला, तो डेफिनेटली उन्होंने मान लिया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए हैं, महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है। तो उन्होंने ये बताया कि दो फोर्स के कारण ये ऐसा हुआ है, एक है ग्रेविटी फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा है टाइडल फोर्स जिसको बायोएंसी फोर्स भी कहा जाता है, जल प्लावक सिद्धांत यानी कि ज्वारीय सिद्धांत। इसके कारण जो पृथ्वी है इक्वेटरवार्ड और वेस्टवार्ड जो है वो प्रभावित हुई थी। इन्होंने जो बताया था कि पूरा जो स्थल भाग है उनको पेंजिया नाम दिया, और पूरे इसके पेंजिया के चारों तरफ जो जल भाग उसको घेरे हुआ था उसको पेंथालासा कहा। पेंजिया का जो विखंडन है वो दो भागों में हुआ, जो नॉर्थ भाग है उसको लारेसिया कहा गया और साउथ भाग जो पेंजिया का था उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। जो विभाजन था पेंजिया में वेगनर के अनुसार 20 करोड़ वर्ष पहले माना गया। अगर काल की बात करें तो कार्बोनी फोर्स काल के अंदर जो है पेंजिया का विभाजन माना गया। वैसे जो दूसरे विद्वान हैं उन्होंने दूसरा काल माना है, लेकिन हम जो है अभी सिर्फ वेगनर जी की बात कर रहे हैं। तो इसके पक्ष में हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं। जिगसाफिट जो महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका का जो भाग है वो जिगसाफिट ऐसे जो है वो फिट हो जाता है। इसके पक्ष में ये है जो संरचनात्मक स्थितियां हैं चट्टानों के जो है वो उस दूसरे महाद्वीपों के साथ मिलती है, जिसके कारण ये पता चलता है कि कभी ये एक ही महाद्वीप के भाग थे। पूरा जीवाश्मीय में हम ग्लोसोप्टोसिर्स वनस्पति पाते हैं जो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में पाई जाती है। उससे भी हम ये कहेंगे कि ऐसी वनस्पति मिलने का सिर्फ एक ही कारण है कि जो महाद्वीपीय है उसका प्रभाव हुआ है। पूरा जलवायु भी ऐसे जलवायु जो है अंटार्कटिका में कोयला पाया गया है, जिसके कारण ये संभव नहीं था। इसका अर्थ है कभी ये क्षेत्र इक्वेटर के पास रहा होगा ताकि जो है पेड़ पौधे वहाँ दब गए होंगे और समय के साथ ये कोयला बन गए होंगे। हिमानीकरण के जो साक्ष्य है वो इंडिया में भी उड़ीसा के तलचेर नामक स्थान पर ये प्रमाण मिले हैं कि उड़ीसा में भी जो है वो हिमानीकरण का रूप देख सकते हैं, जबकि आज की जलवायु से हम कहीं ये नहीं देख सकते कि वहाँ कोई भी ग्लेशियर के कोई संकेत है। अगर पूरा चुंबकीय साक्ष्य माने तो पोलर वांडरिंग है जो आज स्थान है वहाँ वो स्थान नहीं है। ये एविडेंस भी बताता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है। इस पक्ष के बात करते हैं हम, इसके विपक्ष की बातें। जो सबसे पहले जो हमने जिगसाफिट कहा था उसमें डिफरेंस रह जाता है, ब्राज़ील के तट और गिनी के तट में 15 डिग्री का डिफरेंस रह जाता है। और टाइम की विद्वानों ने कहा है कि कार्बोनीफेरस काल में ही जो है वो पेंजिया का विभाजन क्यों हुआ, या तो इससे पहले हो जाता या इसके बाद, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो इसका उत्तर देने में भी वेगनर महोदय जो है सफल रहे। फोर्स की बात करें तो ग्रेविटी फोर्स अगर इतना मान लिया जाए इन्होंने माना था, तो पृथ्वी की जो गति है वो रोटेशन ही रुक जाएगी, जिससे दिन रात बनने बंद हो जाएंगे और दूसरे प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। वो पक्ष भी इसके विपक्ष में था। और ग्लोसोप्टोसोरिस जो वनस्पति है वो इन्होंने कहा था कि इन्हीं क्षेत्रों में मिलती है। अब जो वनस्पति है ये अफगानिस्तान और साइबेरिया में भी मिलती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये सिद्धांत के अगेंस्ट में थी। और इन्होंने डायरेक्शन सिर्फ ईस्टवार्ड
और इक्वेटर वार्ड और वेस्ट वार्ड ही माना, ये सिद्धांत भी इनको फिट नहीं करता है। तो ये इनकी आलोचना थी। लेकिन अब हम बात करते हैं कि सच्चाई क्या है। इसकी इतनी आलोचना और इतने पक्ष में बात जानने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये थ्योरी में कुछ कमियां रह गई। डेफिनेटली कमियां इसलिए रह गई क्योंकि वो प्रूव नहीं कर सके अपने समय में, उतनी टेक्नोलॉजी या इतने एविडेंसेस प्रूव नहीं कर सके। लेकिन आज ये बिल्कुल सत्य प्रमाणित हो चुका है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है। और वो किसने साबित किया है? वो साबित किया है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने सबसे पहले यही साबित किया है कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है वो हुआ है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है? प्लेट जो है वो सिद्धांत, प्लेट शब्द जो है टूजो विल्सन ने दिया, और जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो 1967 में मॉर्गन, पार्कर और मैकेंजी ने दी है। मॉर्गन ने जो है वो 6 बड़ी प्लेटें और 14 छोटी प्लेटें मानी है, जबकि हम बुक्स में पढ़ते हैं कि 7 जो है वो मेजर प्लेट्स है और 20 जो है वो छोटी प्लेट है। तो अब हम बताएंगे कि कौन सी प्लेट कैसे क्या है। तो 7 जो प्लेट्स हैं वो बड़ी प्लेट हैं। सबसे बड़ी जो है वो पैसिफिक प्लेट है। पैसिफिक प्लेट जो सबसे बड़ी है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ महाद्वीप जो हमने पढ़े थे वही जो है प्लेटों के अंदर है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। कुछ विद्वान इसको इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट भी माने जाती है, कुछ इसको इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट भी मानी जाती है। फिर है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट जो है वो मानी जाती है। और फिर जो एक प्लेट है वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका प्लेट भी। ये 7 प्लेटें हैं। आप अगर इस प्लेट को और इस प्लेट को अगर छोड़ देते हो, देखिए ये भी कॉन्टिनेंट है, ये भी कॉन्टिनेंट है, ये भी कॉन्टिनेंट है, ये भी कॉन्टिनेंट है और ये भी कॉन्टिनेंट है। सिर्फ ये 2 जो है आपको याद करने हैं कॉन्टिनेंट्स के अलावा। ये सबसे बड़ा महाद्वीप महासागर है, ये सबसे बड़ी प्लेट भी है। और ये यहाँ पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जो प्लेट है इसमें एशिया और यूरोप दोनों आ गए हैं, इसलिए ये कहा गया है। अब हम करते हैं कि कौन से किनारे कैसे होते हैं। जो प्लेट होती है उनके किनारे भी होते हैं। किनारा जो है अग्रभाग प्लेट का जो होता है, तो 3 प्रकार के किनारे जो है वो होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी, यानी कि जो प्लेट होती है ऐसे अगर चलती है तो उनका किनारा यहाँ विनाशकारी होगा। उससे क्या बनेगा? उससे हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो पर्वत है वो बने हैं, जैसे कि हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज जो है वो सभी के सभी इसी किनारों पे बने हैं। और वोल्केनिक जो एक्टिविटी है, ज्वालामुखी जो घटनाएं हैं वो भी इन्हीं किनारों पर बनी हैं। सेकंड जो किनारा है वो है कंस्ट्रक्टिव, यानी कि रचनात्मक किनारा। रचनात्मक किनारों के ऊपर सागर जो है उसका फैलाव हो रहा है और कटक का निर्माण हो रहा है। आज भी आपको पता होगा, आप जेरफ के जो स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि पैसिफिक जो है वो सिकुड़ रहा है और अटलांटिक जो है वो फैल रहा है। हमने ये पढ़ा, तो ये भी हम क्लियर देख सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। अगली जो है लास्ट जो किनारा है वो है कंजर्वेटिव, यानी कि संरक्षी किनारा। संरक्षी किनारे के अंदर हम सान एंड्रियास जो भर्न्स है कैलिफोर्निया में वो एग्जाम्पल है, और जो रिफ्ट वैली है वो भी हम कह सकते हैं। संरक्षी किनारा जो है वो ऐसे होता है यहाँ पर, और जो ये जो दूसरा किनारा है हमारा ये ऐसे चला जाता है और ये ऐसा चला जाता है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो इस टॉपिक में हमने आज पढ़ा है कि कैसे महाद्वीपीय और महासागरों की उत्पत्ति हुई है। 7 महाद्वीप और 5 महासागर आज हम पढ़ते हैं। जो थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वो अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। कुछ प्रमाण जो थे इसके पक्ष में थे, कुछ इसके विपक्ष में थे, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर ये प्रूव हो गया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाकई में सही है। प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है वो 1967 में दी गई। 7 मुख्य प्लेटें और जो 20 जो है वो 20 जो छोटी प्लेटें मानी जाती है। और हमने ये देखा कि 3 किनारे होते हैं, इन पर क्या क्या बनते हैं। तो ये लेसन नंबर 4 था आपका स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा आपका जो है हमें विश्वास मिल रहा है और उम्मीद करता हूं कि लगातार आप अपना विश्वास ऐसे ही अपने मुझ पर बनाए रखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी, हमारे 2 दिन एनसीईआरटी के हो गए हैं, 2 दिन जियोमॉर्फोलॉजी के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कल। तो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आप सब्सक्राइब करते रहिए,
आप लाइक करते रहिए, नोटिफिकेशन ऑल करते रहिए। और स्टूडेंट सबसे बड़ी बात यह है कि आप वीडियो को पूरी तरह से देखिए ताकि आप कमेंट बॉक्स में डाल सको कि इस लेसन में क्या रह गया, क्योंकि उस तरह की जैसे कि भूकंप और ज्वालामुखी के ऊपर अलग से एक टॉपिक बनेगा तो उसके अंदर हम वो टॉपिक ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे जो हमने कवर नहीं किया है। थैंक्स।